हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी हमने पिछली कक्षाओं में जो चर्चा किया था, वो किया था आपके पेय पदार्थ के बारे में। अब वो पेय पदार्थ चाहे हमारे अल्कोहलिक थे, चाहे वो मतलब कि कार्बोनेटेड या फिर नॉन कार्बोनेटेड फल वाले पेय पदार्थ थे, हमने या फिर जो हमें उत्तेजना देते हैं वो पेय पदार्थ थे। तो हमने इन सब पर डिटेल में चर्चा किया था और ये हमारा समाप्त हो चुका था। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो हमारा है फल से बनने वाले पदार्थ। मतलब जो फल से पदार्थ बनते हैं उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फल से क्या-क्या बनता है? फल से आपके बनते हैं स्क्वैश बनता है, मार्मलेड बनता है जिसे हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बाकी अचार वगैरह भी बनते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले करेंगे स्क्वैश के बारे में। स्क्वैश क्या होता है? तो आपको पता है किसी भी फल का किसी भी फल के रस को उसका स्क्वैश बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। गर्मी के दिनों में स्क्वैश का प्रयोग एक शीतल पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। स्क्वैश आपको पता है कि जो ये स्क्वैश होता है, ये जो विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, उन्हीं से मिलाकर बनाया जाता है। अभी हम इसकी जो बनाने की विधि है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना ये है कि जो आपका स्क्वैश होता है ना, ये मतलब कि एकदम से पेय पदार्थ नहीं होता कि आप स्क्वैश बना के रखा है, उसको पी लेंगे। आपको अगर स्क्वैश को पीना है, तो आप इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसको पतला कर कर के पीते हैं। ये आपका जैसे जूस वगैरह इसकी तरह नहीं होता है, चाहे वो गन्ने का रस ले लीजिए या फिर आप कोई भी रस ले लीजिए, तो उसकी तरह नहीं होता है। ये आपका एक तरह से जैम और जेली की तरह होता है। तो जो स्क्वैश होता है, आप किसी भी फल का स्क्वैश बना सकते हैं और उसे गर्मी के दिनों में पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। और आपको पता है कि हम पेय पदार्थ का प्रयोग क्यों करते हैं? तो हम पेय पदार्थ का प्रयोग अपने शरीर को उत्तेजना देने के लिए, शरीर को फुर्ती देने के लिए, शरीर को एनर्जी देने के लिए, मतलब इन सारे जो विभिन्न कार्य होते हैं, प्यास बुझाने के लिए, इन सभी के लिए हम पेय पदार्थ को लेते हैं। गर्मी के दिनों में तो आपको पता ही है कि गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा अपने शरीर को शीतल रखने के लिए हम पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो आज हम जो स्क्वैश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है और सबसे बड़ी बात ये जो नेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं आपसे बनाने के इसके जो चरण होते हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसके स्टेप को भी ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे जो हम ये होम साइंस पढ़ते हैं ना, मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। हम इसे अपने दिनचर्या में इन चीज़ों को अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते भी हैं, समझते भी हैं, ठीक? तो आपको बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्क्वैश को हम कब प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है। तो स्क्वैश फलों से बनाया जाता है और ये जैम जेली की तरह होता है। इसका प्रयोग हम गर्मी के दिनों में करते हैं। अब चलिए हम वो देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब कि इसको बनाने का जो चरण होता है, तो इसके चरणों पर भी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले आपको स्क्वैश बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप फल का चयन करेंगे। जब आपके पास फल ही नहीं होगा तो आप स्क्वैश या मार्मलेड या कोई भी जूस कैसे बनाएँगे? तो स्क्वैश को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फल का चयन करना है। उसके बाद आप फल को लाएँगे, उसकी साफ-सफाई करेंगे। साफ-सफाई करने के बाद आप उसके रस को निकाल लेंगे। अब जब रस निकल गया है, रस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करेंगे, उसके बाद जो हमने रस को निकाला है ना, चाशनी में उसको हम मिश्रित कर देंगे। चाशनी और रस को हम आपस में मिश्रित कर देते हैं और वो जो हमारा मिश्रण होता है, उसमें हम रंग मिलाते हैं, खुशबू मिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मिलाकर उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उसको हम बोतलों में भर लेते हैं। बोतल में भरने के बाद हम उसको
सील लगा देते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका स्क्वैश बनाने का जो तरीका होता है, ठीक? तो हमने क्या-क्या देखा, इसके स्टेप को ज़रा एक बार हम फिर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसी स्टेप को ही अरेंज करना होता है। तो स्क्वैश बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो स्क्वैश बनाने के लिए सबसे पहले आपको फल का चयन करना है। जब आप फल का चयन कर लेंगे, तो उसकी साफ-सफाई करने के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप रस निकालेंगे। रस निकालने के बाद आप चाशनी को तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के बाद रस को आप उसमें मिश्रित करके सुगंध के लिए, जो खुशबू वगैरह के लिए जो मिलाया जाता है, खुशबू को मिक्स करेंगे, उसमें कलर मिलाएँगे। फिर ये आपका जो स्क्वैश होता है वो तैयार हो जाता है। फिर जो स्क्वैश तैयार होता है उसको हम बोतलों में भर देते हैं। बोतलों में भरने के बाद हम उसको सील लगा देते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है स्क्वैश बनाने का, ठीक? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा स्टेप को, ठीक? अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन हैं आपके, जो मतलब हमारे टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। तो यह सदैव खट्टे और रसदार ताज़े फलों से बनाया जाता है। जो आपका स्क्वैश होता है, ये इसमें किस प्रकार के फलों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें खट्टे, रसदार और ताज़े फलों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक? फिर ये तो हमने देखा स्क्वैश के बारे में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो मार्मलेड होता है, मार्मलेड तैयार करने की विधि जैम जेली की तरह, मतलब जैम जेली तैयार करने की विधि से मिलती-जुलती है। मतलब जिस तरह से हम जैम जेली का निर्माण करते हैं, जिस तरह से हम जैम जेली को बनाते हैं, उसी विधि से हमें मार्मलेड भी तैयार करना होता है। और ये जो आपका मार्मलेड होता है, मार्मलेड की जेली अथवा जैम अथवा जेली से केवल इतनी भिन्नता होती है कि यह केवल खट्टे और रसदार फलों, जैसे आपका संतरा हो गया, माल्टा हो गया, चकोतरा हो गया, इन सब से बनाया जाता है। इसमें फलों के छिलकों को भी साफ करके एक लंबे आकार में काट करके डालते हैं, जिससे इसके स्वाद में हल्का-सा कसैलापन आता है। पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये आपका मार्मलेड होता है ना, ये जैम और जेली की तरह ही बनाया जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जो आप देखेंगे जो थंबनेल लगा है, उस थंबनेल में जो आपको डिब्बे में दिख रहा है ना, वो मार्मलेड है आपका, और जैम जेली भी इसी तरह से होती है। तो जो जैम जेली बनाने की विधि होती है, वही मार्मलेड बनाने की भी विधि होती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हम मार्मलेड बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ़ हम केवल जो मतलब खट्टे फल होते हैं और रसदार फल होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हैं। जिसमें आपका संतरा आ जाता है, माल्टा आ जाता है, चकोतरा आता है। मतलब जो इस प्रकार के खट्टे फल होते हैं ना, उन्हीं का प्रयोग हम मार्मलेड में करते हैं। और मार्मलेड में एक काम और करते हैं, इसमें हम फलों के छिलकों का भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कसैलापन लाना होता है हमें। तो जब हम जो फल के छिलके होते हैं, उनको भी साफ करके, और हम इसमें कैसे लंबे आकार में काट करके इनके छिलकों को भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है? कसैलापन आता है। तो इसमें पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके मार्मलेट में कसैलापन होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो छिलकों की वजह से होता है। ये जो आपके छिलके होते हैं, मतलब जो फल के छिलके होते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये जो मार्मलेड होता है, उसमें कसैलापन लाने का काम करते हैं, ठीक? अब ये इतना पॉइंट हमने देख लिया। अब आगे हम देख लेते हैं ये मार्मलेड बनाया कैसे जाता है। हमने तो देख लिया कि जो हमारे मार्मलेड बनते हैं, जो मार्मलेड हम बनाते हैं, उसमें हम किस प्रकार के फलों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम जो है खट्टे फलों का, जो रसदार फल होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और इसमें छिलकों का प्रयोग करते हैं कसैलेपन के लिए। अब हम देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं, इसके चरण क्या होते हैं। तो यहाँ भी आपको स्टेप को ध्यान से देखना है। ये कितने स्टेप होते हैं? इसमें 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वही क्या कि आप जो है फलों का चयन करेंगे। फलों का चयन करने के बाद आप क्या करेंगे?
छिलके साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें छिलकों का भी प्रयोग करना है और जो हमने जो स्क्वैश बनाया था, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें छिलके का ज़िक्र नहीं किया था। तो इसमें क्या करना है, हमें फल के पहली बात तो हम सबसे पहले जाएँगे फल का चयन करेंगे। जो खट्टे रसीले फल हैं, उनको हम लेकर आएँगे। उनकी साफ-सफाई करेंगे, उनके छिलकों को भी हम साफ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फल के रस को निकाल लेंगे। फल के रस को निकालने के बाद हम पेक्टिन का परीक्षण करेंगे। पेक्टिन का परीक्षण क्या होता है? ये पेक्टिन किसमें पाया जाता है? तो ये आपका फलों के गुद्दे में पाया जाता है। क्या? पेक्टिन। फिर हम क्या करेंगे? पेक्टिन का परीक्षण करेंगे। जिस हिसाब से पेक्टिन होगा, उस हिसाब से हम उसमें शक्कर मिलाएँगे, ठीक? शक्कर पेक्टिन का परीक्षण करने के बाद ही हम शक्कर को मिलाएँगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा पेक्टिन होगा, उसमें शक्कर की मात्रा भी उसी हिसाब से पड़ेगी। उसके बाद हम जमाव बिंदु का टेस्ट करते हैं। जमाव बिंदु का क्या मतलब होता है? तो जैसे जब आप चाशनी बना रहे हैं, जब आप एक सिंपल सी बात समझिएगा, अगर आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे चाशनी तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम बालूशाही बना रहे हैं, तो बालूशाही के लिए आप क्या करते हैं? चाशनी तैयार करते हैं ना, फिर आप क्या देखते हैं कि चाशनी में तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब तार बनने लगता है तो हम कहते हैं कि हमारी चाशनी पक चुकी है। तो हम उसको कैसे? हाथ से परीक्षण करते हैं। लेकिन ये जो आपका ये बनाया जाता है, मार्मलेड बनाया जाता है, तो इसमें हम जमाव बिंदु का परीक्षण कैसे करते हैं? ये हमारा थिक सा बनता है, बहुत पतला नहीं बनता है। तो इसका परीक्षण करने के लिए या तो हम प्लेट का यूज़ करते हैं, एक प्लेट में इसको हम रख लेते हैं, मतलब ऐसे हमारी प्लेट है और उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तैयार किया है चाशनी वग़ैरह मिलाकर, उसको हम प्लेट पर रखते हैं और उसके बाद प्लेट से गिराते हैं। अगर वो गिर जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो मार्मलेड है वो तैयार है। अगर वो चिपक रहा है, तो वो क्या होता है? अगर वो चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी तैयार नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके जमाव बिंदु का परीक्षण करते हैं। नहीं तो आप एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझिएगा कि जब आप घर पे जैसे ढोकला हो गया, ढोकला बनाते हैं या फिर आप इडली बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं? आप मान लेते हैं एक नाइफ़ लेते हैं और उसको आप अपने ढोकले में डालते हैं। अगर नाइफ़ में बिल्कुल नाइफ़ साफ़ सी निकल रही है, तो हम क्या समझ लेते हैं? हम ये समझते हैं कि जो हमारा ढोकला है वो तैयार हो गया है। लेकिन अगर उसमें चिपकता है साइड-साइड में, हमारी जो नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन नहीं निकलती है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये अभी हमारा ढोकला पका नहीं है, तो हम उसको थोड़ा और पकाते हैं। तो उसी तरह से इसका भी टेस्ट किया जाता है, चाहे वो एक स्टिक से चेक किया जाता हो या फिर प्लेट विधि से चेक किया जाता हो। तो इसका हम परीक्षण कर लेते हैं कि हमारा जो मार्मलेड है वो तैयार है कि नहीं। फिर जब हम चेक कर लेते हैं, हाँ, ये तैयार है और ये पक चुका है, तब हम उसे क्या करते हैं, फिर उसे हम बोतलों में भरते हैं। बोतलों में भरने के बाद क्या करते हैं, उसको हम पैक कर देते हैं, सील पैक कर देते हैं। हम इसका टेस्ट क्यों करते हैं? आपको पता है कि अगर ये अच्छे से नहीं पका होगा, अगर इसके पकने में कमी है, तो क्या होगा, ये हमारा जो जैम जेली होता है या जो हमारा मार्मलेड होता है, ये इसमें फफूंदी लग जाते हैं, ये खराब हो जाता है, ठीक? तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसको चेक करना होता है कि ये अच्छे से पका है या नहीं पका है, ठीक? जैसे अभी मान लेते हैं अचार बनता है घर पे, तो क्या होता है, उसे सुखाया जाता है ना, उसको धूप दिखाया जाता है, क्यों? अगर आप धूप नहीं दिखाएँगे तो क्या होता है, वो उसमें फफूंदी लग जाती है, अचार खराब हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी होता है, अगर ये पका नहीं रहेगा, तो जो चाशनी है अगर पकी नहीं रहेगी अच्छी से, तो क्या होगा, ये मार्मलेड खराब हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे किसके, मार्मलेड बनाने का चरण। एक बार हम फिर से इसके चरण को देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसको बार-बार बता रही हूँ कि नेट में ये आपको अरेंज करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फल का चयन करेंगे, क्योंकि भाई अगर हमारे पास फल नहीं है, तो हम उसका क्या कैसे बनाएँगे? कुछ नहीं बना सकते हैं।
तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले खट्टे, रसीले, ताज़े फलों का चयन करते हैं। फल का चयन करने के बाद हम जो है उसके छिलकों को साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम छिलके का प्रयोग करते हैं और छिलका हमारा जो मार्मलेड होता है, उसमें कसैलापन लाने का कार्य करता है। तो हम छिलके की साफ-सफाई करते हैं। आपको पता है छिलके को हम छोटे लंबे टुकड़े में काट कर उसका भी प्रयोग करते हैं। फिर हम फल को निकाल लेते हैं। फल के रस को निकाल लेते हैं। रस निकालने के बाद हम पैक्टिन का टेस्ट करते हैं और जिस तरह से पैक्टिन होता है उसमें उसी प्रकार से हम शक्कर की मात्रा को मिलाते हैं। उसके बाद इन सबको पकाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जमाव बिंदु का हम टेस्ट करते हैं। जमाव बिंदु का टेस्ट करते हैं, अगर हमारी मार्मलेड तैयार हो गई है, मार्मलेड हमारा तैयार है, तो हम उसको जो है बोतलों में भर देते हैं। बोतल में भरने के बाद हम उसका सील बंद कर देते हैं। तो ये हमारा था प्रोसेस किसका, मार्मलेड बनाने का। इससे पहले हमने स्क्वैश बनाने की विधि देखी और आपने देखा लगभग चीज़ें सेम हो रही थी। तो ये जो हमारा मार्मलेड बनाना है, ये मार्मलेड बनाने की विधि भी वैसी ही है। ठीक? अब हम आगे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जब आप मार्मलेड बनाते हैं, तो आपको उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान ये होना चाहिए कि अगर आप मार्मलेड बना रहे हैं, तो फल या सब्जियाँ ताज़ी व दाग रहित होना चाहिए। दाग रहित होना चाहिए क्यों? क्योंकि आप छिलकों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका फल और या सब्जियाँ जिसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? ताज़ा और दाग रहित होना चाहिए। फिर फल या सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। आपको ये बहुत पहले से ही पता है कि जो फल या सब्जियाँ होती हैं, उनको काटने से पहले ही हमें धो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं, धोने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि जो आपके बी और सी मतलब विटामिन बी और सी होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो जब आप चीज़ों को ज़्यादा पका देते हैं या फिर ज़्यादा आप उनको पानी में धो देते हैं, तो जो इसमें के विटामिन होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं और भी जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग ज़्यादातर सब्जियाँ जो होती हैं, उन्हें काटने से पहले ही धो लेते होंगे। क्योंकि मैंने देखा है एक बार एक अब बहुत बड़े लोग को मतलब बड़े का मतलब ये कोई बच्चा हो अगर उसे बताया जाए कि आपको जो साग होते हैं उनको धोने से पहले काटना चाहिए सॉरी काटने से पहले धो लेना चाहिए तो समझ में आता है। अगर कोई बड़ी लड़की है या हम कह सकते हैं जो आप में से अगर आप में से ये क्लास को ले रही हैं, तो ये मान के चल रही हूँ मैं कि लगभग 20 साल के नीचे तो कोई नहीं है। अब मुझे आप में से ये बताना पड़े किसी को कि हमें साग को काटने से पहले धोना चाहिए तो कितना मतलब अच्छा नहीं है ना? क्योंकि हम इन सब चीज़ों को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो साग में जो विटामिन होते हैं, जो भी मिनरल होते हैं, साग ही क्या बहुत सारी सब्जियों को हमें काटने से पहले ज़्यादातर सब्जियों को धो लेना चाहिए। तो मैंने देखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो साग को काट के उसके बाद धोते हैं। अब ये जो अगर घर पे जो दादी अम्मा हैं ये लोग करती हैं तब तो समझ में आता है। लेकिन इतनी छोटी-सी बात अगर इतने बड़े लोगों को बताई जाए तो गलत है ना? क्योंकि आप चीज़ों को हर जगह पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें तो हम बहुत बचपन से ही पढ़ते हैं। माना कि हम बहुत बचपन से नहीं तब भी हम जब जानने लायक हुए हैं जब से कक्षा 6, 7, 8 आप देख लीजिए तो वहाँ भी बताया जाता है नॉर्मली कि सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, नहीं तो इनके पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर कोई घर में जो पढ़ा-लिखा नहीं है ये सारी चीज़ें करता है तो समझ में आता है। लेकिन जब कोई पढ़े-लिखे लोग ऐसा करते हैं तो ये नहीं समझ में आता है मतलब ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो आप लोग ऐसा मत किया कीजिए जो साग वगैरह होते हैं इनको तो बिल्कुल भी काटने से पहले ही धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। साग हो गए या अदर सब्जियाँ जो भी हो गई तो इन सबको आपको काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। अगला क्या है कि शक्कर तभी मिलाना चाहिए जब फल या सब्जियाँ पूर्ण रूप से गल जाएँ। जब आप शक्कर का प्रयोग कब करेंगी? मतलब ये हम मार्मलेड बनाते समय की बात कर रहे हैं। तो जब हम मार्मलेड बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें शक्कर तभी मिलाना है जब ये फल और सब्जियाँ गल चुकी हों। ठीक?
अगला पॉइंट आप क्या देखना है, ये है कि जब जमाव बिंदु का परीक्षण बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि परीक्षण में कोई त्रुटि रह जाए तो चटनी में फफूंदी लग जाती है। वही मतलब कि हमें जब आप इसमें जमाव टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो आपको पकी हुई कम दिख रही है, अगर लग रहा है कि अभी इसमें जमाव बिंदु इसका सही नहीं है, तो हमें उसे और अच्छे से पकाना चाहिए। और अगर ये नहीं पकाते हैं तो क्या होगा, तो इसमें फफूंदी लग जाएँगे और ये खराब हो जाएगा, ठीक? तो ये तो था, हमने बात कर लिया आपका स्क्वैश और मार्मलेड के बारे में। अब जब हमने स्क्वैश और मार्मलेड के बारे में पढ़ लिया, जो भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमने उस पर डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वो आपका आ जाता है कार्डियल। अब ये कार्डियल क्या होता है? हमें इसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो कार्डियल कार्डियल आपका स्क्वैश के समान होता है। मतलब अगर आप ज़्यादातर मार्केट में देखेंगे, पूछेंगे तो क्या कहेंगे, स्क्वैश और कार्डियल एक समान होता है। लेकिन हमें पता है कि जब ये हमारे बुक में एक सब्जेक्ट में है हमारे, तो हमें इसके डिफ़रेंस को समझना चाहिए। हमें तो एग्ज़ैक्ट इसका अंतर पता होना चाहिए ना, कि स्क्वैश में और कार्डियल में क्या अंतर होता है। बस अब कह देने से चीज़ें सेम थोड़ी ना हो जाती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्नता क्या होती है। समान तो होते ही हैं दोनों, लगभग समान होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ अंतर भी तो होगा। तो इनमें अंतर क्या होता है, जैसे तैयार करने के लिए जहाँ फलों के रस को निथारा नहीं जाता है, वहीं कार्डियल तैयार करने के लिए फल के रस को निथारने का काम किया जाता है। अब निथारने का मतलब क्या हो गया? निथारने का मतलब मैं आपको किस तरह से समझा सकती हूँ? निथारने का मतलब एक तरह से अलग कर देना होता है। जैसे मान लेते हैं आपने दाल बनाया, तो दाल आपकी पतली हो गई, तो हम ये क्या कहते हैं कि इसका पानी जो है निथार दो। निथार दो का मतलब कि पानी थोड़ा-सा निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाती है, दाल वो आपकी ठीक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें अंतर यही होता है कि जब हम स्क्वैश को तैयार करते हैं ना, तो इसके फलों के रस को निथारा नहीं जाता है। लेकिन जब हम कार्डियल बनाते हैं ना, तो इसमें फल के रस को निकालने का काम किया जाता है, मतलब फल के रस को निथारा जाता है, तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रस में गूदे का कोई अंश ना जाए। मतलब जब हम स्क्वैश तैयार करते हैं ना, तो उसे किसी प्रकार से उसको निथारते नहीं हैं। तो उसमें जो भी आपका गूदा जाता है या रस रहता है, हम उन सभी का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपका कार्डियल होता है ना, कार्डियल में आपको ध्यान ये रखना होता है कि कार्डियल में आप रस के गूदे का कोई अंश नहीं आने दे सकते हैं। रस के गूदे का अंश मतलब गूदे का अंश ना आए, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, निथारते हैं, निथारने का कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कार्डियल और स्क्वैश में क्या अंतर होता है। बाकी चीज़ें एक ही होती हैं, समान सी होती हैं। समान सा होने में और समान होने में डिफ़रेंस होता है, ठीक? तो अगर चीज़ें समान सी हैं या जैसी हैं, तो जैसी का मतलब वैसी ही नहीं है। अगर कोई चीज़ कहा जा रहा है कि स्क्वैश कार्डियल जो है वो स्क्वैश के समान है, तो इसका मतलब समान है, स्क्वैश नहीं है वो, ठीक? अब हम इसकी भी प्रक्रिया को जान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रक्रिया पढ़नी होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कार्डियल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले वही कार्य करेंगे हम, क्या, फलों के रस का चयन करेंगे। अब जब हम फलों के रस का चयन कर लेंगे, तो उसकी साफ सफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके रस को निकालेंगे। अब जब हमारा फल आ गया है, रस भी निकाल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम चाशनी को तैयार करेंगे। अब जब हमने चाशनी तैयार कर लिया है, तो उस चाशनी में क्या मिलाएंगे, उस चाशनी में हम मिलाएंगे, रस को मिलाएंगे। रस को मिलाने के बाद कुछ संरक्षक मिलाएँगे। संरक्षक क्यों मिलाएँगे? ताकि जो हमारा कार्डियल है, वो खराब ना हो। अब हम जब इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद उसको बोतल में भरेंगे, बोतल में भरने के बाद हम उसको सील बंद कर देंगे, मतलब उसका सील लगा देंगे। बस यही इतनी प्रोसेस हमें चाहे वो स्क्वैश हो, मार्मलेड हो या फिर आपका कार्डियल हो, इन सभी को बनाने के लिए विधियाँ आपकी लगभग वही रहती हैं, ठीक? ये तो हमने देख लिया कार्डियल के बारे में। अब हमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है?
तो सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि जो स्क्वैश है, स्क्वैश एक शीतल पेय पदार्थ है, जिसे रसदार एवं सुगंधित फलों का छिलका उतार कर बनाया जाता है। जो स्क्वैश होता है, उसमें आप छिलके का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी-अभी जो आपने तीनों पढ़ा ना, क्या? स्क्वैश, मार्मलेड और कॉर्डियल, इनके बारे में जो डिफरेंस है एक पॉइंट-पॉइंट का, हम उन्हें समझ लेते हैं। नहीं तो आपने देखा ना कि चीज़ें बनाने की मतलब तीनों चीज़ों को बनाने की विधियाँ लगभग-लगभग वही हैं। लेकिन जो इसमें मेन अंतर है, पॉइंट का अंतर है, बस छोटी-छोटी चीज़ों का अंतर है, हम उन अंतर को समझ लेते हैं। तो आपने देखा स्क्वैश क्या है? स्क्वैश एक शीतल पेय पदार्थ है। इसमें रसदार और सुगंधित फलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें छिलके उतार कर बनाया जाता है, इसमें छिलकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है आपका मार्मलेड। मार्मलेड जैम और जेली एक प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। इन्हें सदैव खट्टे रसदार फलों से छिलका सहित बनाया जाता है। यहाँ पर हमने छिलके को उतारा है और लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, मार्मलेड में हमने छिलकों का प्रयोग कर लिया है। अगला है आपका कार्डियल। कार्डियल भी आपका एक पेय पदार्थ होता है, जिसे खट्टे रसदार फलों के रस को निथार कर बनाया जाता है। हमने आपको बताया कि स्क्वैश और कार्डियल सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का आ जाता है? तो डिफरेंस ये आता है कि जो स्क्वैश होता है, उसमें आप रसों को निथारते नहीं हैं, लेकिन जो कार्डियल होता है, उसमें हम रसों को निथारने का काम करते हैं। ठीक? अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि शरबत की अपेक्षा स्क्वैश में चीनी की मात्रा कम होती है। किसमें? शरबत की अपेक्षा आप स्क्वैश में चीनी की मात्रा का कम प्रयोग करते हैं। स्क्वैश में रासायनिक संरक्षकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शरबत में रासायनिक संरक्षकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक? आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो स्क्वैश होता है उसमें संरक्षकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो शरबत होता है उसमें संरक्षक का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि वो संरक्षक क्या होते हैं, कौन से होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक? अगला है शरबत में फलों के रस का संरक्षण चीनी की मात्रा को बढ़ाकर किया जाता है। आपने देखा, अभी ऊपर ही देखा कि स्क्वैश में रासायनिक संरक्षकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शरबत में नहीं। तो शरबत का हम संरक्षण किस प्रकार से करेंगे? अब करना तो उसे भी है ना, क्योंकि हम तुरंत तो उसको नहीं पी रहे हैं। तो हम उसमें चीनी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, फलों के रस का मतलब कि शरबत का जो है वो संरक्षण हो जाता है। अगला पॉइंट है प्लेट टेस्ट परीक्षण। चटनी का जमाव बिंदु ज्ञात करने में किया जाता है। अभी मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया था कि जो मार्मलेड होता है, मार्मलेड में हम जमाव बिंदु का परीक्षण करते हैं। तो उसमें कौन सा परीक्षण होता है? प्लेट टेस्ट होता है। मैंने आपको बताया ना कि जो प्लेट होता है, प्लेट में हम उस चटनी मतलब कि जो हमारा तैयार होता है लिक्विड, उसको उसमें रखते हैं, उसके बाद प्लेट को सरकाते हैं। मतलब प्लेट को नहीं, जो हम उसमें खाद्य पदार्थ डालते हैं, उसको हम सरकाते हैं। अगर वो एकदम सफाई से साफ होके गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा मार्मलेड होता है, वो तैयार होता है। और अगर नहीं गिरता है, तो क्या वो हमारा जो मार्मलेड होता है, वो तैयार नहीं होता है। तो जमाव बिंदु को ज्ञात करने के लिए कौन-सा परीक्षण होता है? तो प्लेट टेस्ट परीक्षण किया जाता है। ठीक? अब आगे आ जाता है आपका कि कृत्रिम शरबत में फलों का रस प्रयोग नहीं किया जाता है। कृत्रिम शरबत में क्या करते हैं? तो कृत्रिम शरबत में हम फलों के रस का प्रयोग नहीं करते हैं। अचार में सुगंधित लैक्टिक अम्ल एवं ब्राइन के कारण आता है। जो अचार में सुगंध आता है, अचार में सुगंध आने का कारण कौन होता है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल और ब्राइन होता है। पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो अचार में सुगंध का कारण कौन होता है? तो लैक्टिक एसिड एंड जो ब्राइन होता है, वो अचार में आपके सुगंध का कार्य करता है। ठीक? इतने पॉइंट हमें समझने थे किसके बारे में? तो ये हमारे थे कार्डियल के बारे में, स्क्वैश के बारे में और मार्मलेड के बारे में। ठीक? अब हम चर्चा कर लेते हैं शरबत के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट पहले ही हमने शरबत के बारे में समझ लिया है। अब हम शरबत के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रख लेते हैं।
तो शरबत को भी स्क्वैश की भांति फलों के रस से बनाया जाता है, लेकिन इनमें किंतु यह स्क्वैश से 2 आधारों पर भिन्न होता है। मतलब क्या कि जो शरबत होता है वो भी बनता तो स्क्वैश की तरह ही फलों से बनाया जाता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले शरबत में चीनी की मात्रा 68 से 70% होती है, जबकि स्क्वैश में चीनी की मात्रा 50% होती है, राइट? तो पहला डिफरेंस आपने देख लिया कि शरबत में चीनी की मात्रा 68 से 70% होती है, मतलब ज़्यादा होती है, और स्क्वैश में इसमें चीनी की मात्रा कम होती है, कितनी? 50% होती है। आपको पता है कि आपने देखा कि स्क्वैश में हम क्या करते हैं? संरक्षकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो शरबत होता है, शरबत में आप जो है संरक्षक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो संरक्षक का कार्य कौन करता है? वो आपका चीनी करता है। तो हम इसमें जब चीनी की मात्रा अधिक रखेंगे, तो वो हमारे शरबत को सुरक्षित रखेगा, ठीक? दूसरा आपका ये आ जाता है कि जो स्क्वैश में फलों के रस का संरक्षण करने के लिए रासायनिक संरक्षकों का भी प्रयोग किया जाता है। वहीं शरबत में फलों के रस का संरक्षण केवल चीनी की मात्रा को बढ़ाकर किया जाता है, जो कि आपने ऊपर अभी-अभी देखा है। हाँ, यह आवश्यक है कि शरबत तैयार करते समय ही इसमें साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, किसमें? शरबत तैयार करने में। क्यों करते हैं? क्योंकि साइट्रिक अम्ल ही चाशनी को दानेदार बनने से रोकता है। आपने देखा है कि जब आप घर पे एक बार चीनी को चाशनी बना देते हैं ना, उसके बाद में क्या होता है, ये हमारी जो चीनी होती है वो फिर से रवेदार हो जाती है, दानेदार हो जाती है। तो ये दानेदार, रवेदार ना हो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक? अब ये तो था, हमने जो डिफरेंस था देख लिया, किसमें? स्क्वैश में और शरबत में। अब हमें इसके बनाने की विधि को भी समझना है कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो जो आपका शरबत होता है उसमें आप रस को निकालते हैं। रस को निकालने मतलब क्या? वही फलों का चयन करते हैं। अगर यहाँ पर फलों का चयन नहीं लिखा गया है तो आपको समझ जाना है कि हमें फल का चयन करना है। जब आपके पास फल होगा तभी तो आप उसकी रस निकालेंगे उसका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फलों का चयन करेंगे, उसकी साफ-सफाई करेंगे, उसके बाद उसके रस को निकालेंगे। रस को निकालने के बाद आप चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के बाद वापस उसी प्रोसेस में, मतलब कि उसमें रस मिलाएँगे, रंग मिलाएँगे, खुशबू मिलाएँगे, उसके बाद उसको बोतल में भरकर सील बंद कर देंगे। तो यही प्रोसेस है, हमें इसे बार-बार नहीं पढ़ना है, वही काम हमें इसमें भी करना है, ठीक? क्या? जो हमने शरबत रस में किया था। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम शरबत, स्क्वैश, मार्मलेड, कार्डियल इन सब को बनाते हैं। अब हमें कुछ पॉइंट और ध्यान रखने हैं, जिसे यहाँ से ये समझिए कि जितने पॉइंट लिखे गए हैं उतने क्वेश्चन आपके लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मैं आपको एक साथ करवा रही हूँ ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। हमने ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मिली हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट देना चाहती हूँ। तो चीज़ों को समझते चलिएगा। अगर नई चीज़ कुछ मिलेगी उसको भी नोट करते चलिएगा। वैसे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? गेहूँ, मूँगफली, राई आदि में उगने वाली फफूंदी हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है एफ्लोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि जो एफ्लोटॉक्सिन नामक पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, किसमें पाया जाता है? तो गेहूँ में, मूँगफली में, राई में, इन सब में पाया जाता है। और या तो आप ये रखेंगे ध्यान कि गेहूँ, मूँगफली, राई आदि में जो उगने वाली फफूंदी होती है वो कौन-सी होती है? तो चाहे जो भी आपसे पूछा जाए, पॉइंट आपका दोनों यहाँ से क्लियर है। अब आगे क्या देखते हैं? आगे आपको ध्यान ये रखना है
कि पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नियोजित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नियोजित किया जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण कम से कम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक तापन तक किया जाता है। कितना? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट के तापन तक किया जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या? कि जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए और इसका जो पाश्चुरीकरण कम से कम कितना 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक किया जाता है। ठीक? अब अगला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है? अगला पॉइंट है आपका ट्राइब्यूटेन का प्रयोग मिलावट वाले भोजन को सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि हल्दी में लेड केरोमेट या कोल तार के रंग का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हल्दी में लेड केरोमेट या फिर कोल तार के रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक? अब ये था हमारा अगला पॉइंट। अब अगले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? तो एस्बेस्टॉस का प्रयोग फल के रस और पेय पदार्थों को छानने के लिए किया जाता है। यह उन पेय पदार्थों में पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखे जा सकते हैं, जिससे पाचन प्रणाली का कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारे जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे आपके पाए जाते हैं ये एस्बेस्टॉस का प्रयोग किसमें करते हैं? फलों में पाया जाता है। तो फलों में और पेय पदार्थ को छानने के लिए किया जाता है। यह उनमें पेय पदार्थ में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म मतलब जो पाए जाते हैं ये आपके एस्बेस्टॉस। तो जो हम आपने देखा होगा सिरका हो गया या फिर जो दूध हो गया, इन सब में क्या पाए जाते हैं? बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। जब हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो दिखते हैं, लेकिन इसमें इन पेय पदार्थों में नहीं दिखते हैं और ये ना दिखने के साथ-साथ ही आपके पाचन प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। उसमें कैंसर उत्पन्न करने का कार्य भी कर सकते हैं। तो इतने हानिकारक होते हैं। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट आपका है जब चीनी में उच्च सांद्रता का प्रयोग किया जाता है तो यह आर्द्रता और सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति को रोकता है। उच्च सांद्रता कितना? 68%। इसको ध्यान रखना है। उच्च सांद्रता कितना? 68% का प्रयोग किया जाता है तो यह आर्द्रता और सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति को रोकता है। ठीक? खमीर अधिकतर फलों के रस जैसे जेली हो गए, शहद, स्क्वैश, इन सब के खाद्य पदार्थों में पनपते हैं। कौन? खमीर। खमीर किसमें पनपते हैं? तो खमीर आपके ज़्यादातर खमीर ईस्ट, ठीक? ईस्ट किसमें पनपते हैं? तो फलों के रस में, जेली, शहद, स्क्वैश, इन सब में क्या होते हैं? इन सब में पनपते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? नमक का प्रयोग अचार, सॉस, चटनी आदि को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोराइड जो आयन होते हैं वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। आपने देखा होगा जब घर पे आप मम्मी अचार बनाती हैं तो क्या करती हैं? तो उसमें नमक की मात्रा काफ़ी डालती हैं। क्यों? ये जो अचार होते हैं इनमें जो नमक डाला जाता है ये नमक आपके संरक्षक का कार्य करता है, तो ये अचार को खराब होने से, उसमें फफूंदी लगने से बचाता है। इसमें जो घर पे अचार बनाया जाता है, कोई हम इसमें किसी भी प्रकार के बाज़ार से कोई केमिकल लाकर, इसमें कोई भी संरक्षक लाकर नहीं मिलाते हैं। हम इसमें सिर्फ़ नमक का प्रयोग करते हैं और आपने देखा कि ये जो नमक और चीनी होते हैं ना, ये किसका कार्य करते हैं? तो ये संरक्षक का कार्य भी करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अचार में हो गया या फिर जो हम मीठा चीज़ बनाते हैं, मीठे को संरक्षित करते हैं, तो उसमें जो चीनी होता है
और ये जो नमक होता है, जो मतलब जो हम नमक वाली चीज़ें बनाते हैं उसमें नमक की मात्रा अधिक डालते हैं, और जो हम चीनी, जैसे अभी आपने देखा शरबत के बारे में, तो शरबत में अधिक मात्रा डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नमक और चीनी होते हैं ना, ये संरक्षक का कार्य करते हैं। तो संरक्षक का कार्य कौन-कौन करते हैं? तो नमक और चीनी भी करते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि आर्जिमोन। आर्जिमोन सरसों के तेल में मिलाया जाता है, और आपको बताना है कि ये आर्जिमोन का तेल जो है, ये तो हमने पहले देख लिया कि आर्जिमोन का तेल जो है सरसों के तेल में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है और स्वाद का तीखापन कम हो जाए। फिर आइसोथायोसाइनाइड तेल के रंग को आधा करने के लिए मिलाया जाता है। इससे ट्रॉप्सी ट्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। तो आर्जिमोन का सबसे पहले आपको यहाँ से कितने पॉइंट मिल रहे हैं? सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? तो आर्जिमोन का तेल किस में मिलाया जाता है? तो ये हमने मिलावट वाले चैप्टर में भी देखा था कि आर्जिमोन का जो तेल मिलाया जाता है वो सरसों के तेल में मिलाया जाता है, और इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ड्रॉप्सी नामक रोग किससे होता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि एग मार्क। एग मार्क के बारे में भी आपने पढ़ा है, हमने इसके बारे में भी पहले कक्षाओं में डिस्कस किया है। तो जो एग मार्क है, एग मार्क खेती के उत्पादों को क्रमबद्ध करके उनके क्रय विक्रय के लिए मापदंड तैयार करती है, तथा उपभोक्ता को उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को जो सामग्री है की गुणवत्ता हेतु आश्वासन देता है। मतलब अगर आप सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये एग मार्क का निशान लगा होता है किसमें? खेती के उत्पादन में लगा होता है। दूसरा कि इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है क्रय विक्रय के लिए मापदंड तैयार करना। अगर किसी वस्तु पर जो खाद्य पदार्थ हैं, खेती के पदार्थ हैं, जो खेती के पदार्थ पे अगर कहीं एग मार्क का निशान लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रमाणित है, ये हमारी खाने के योग्य है। इसमें जो मिलावट की गई है वो, मतलब मिलावट तो आपको पता ही है कि जब हमने मिलावट का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर बताया था कि जो एग मार्क वगैरह होते हैं, जो प्रमाणित करते हैं, तो मतलब ये मिलावट इतना कम कर सकते हैं कि जिससे व्यक्ति को नुकसान ना हो, हार्म ना पहुँचे। तो अगर किसी खाद्य पदार्थ में एग मार्क का निशान लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रमाणित है और हम इसका प्रयोग निश्चिंत कर सकते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि किण्वक जैसे उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह किण्वक फलों और सब्जियों की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। यह रासायनिक होते हैं। तो किण्वक का कार्य क्या होता है? तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें यही ध्यान रखना है कि ये होते हैं जैव उत्प्रेरक, और जीवित कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और यह क्या करते हैं? तो फलों और रसों की स्थिति में भी परिवर्तन ला देते हैं, ठीक? अब अगला पॉइंट आ जाता है आपका। अगला पॉइंट है कि नमी रहित एल्युमिनियम फामल और सेलोफियन का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए किया जाता है, जिसे सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म देखकर आप घबरा रहे होंगे कि ये क्या होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या जो जैसे हम अगर बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक एल्युमिनियम का पेपर सा होता है, उसमें लपेट के हमें चीज़ें दी जाती हैं। तो ये क्या करता है? ये आपका सुरक्षात्मक आवरण होता है। या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जानते होंगे कि आप रोटी वगैरह को जब अगर आपको टिफ़िन देना है, तो आप क्या करते हैं? बच्चों को टिफ़िन देना है, या आपके हस्बैंड जो है काम करते हैं बाहर, उनके लिए टिफ़िन देते हैं, तो आप रोटी रोटी हो गया, पराठा हो गया, कैसे रखते हैं? तो उसी पेपर में लपेट के रख देते हैं, ठीक? तो ये क्या करते हैं? ये संरक्षण का कार्य करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में खाद्य संस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में।
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत में खाद्य संस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देना था, ठीक? अगला है अगला पॉइंट है आपका कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का संघ है। भारत क्या है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का संघ है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट आ जाता है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन स्टैंडर्ड अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक है जो खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों और अन्य जोखिमों की पहचान तथा रोकथाम करता है। तो खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों और अन्य जोखिम को पहचान और रोकथाम कौन करता है? तो वो करता है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन स्टैंडर्ड अंतरराष्ट्रीय मानक खाद्य मानक करता है, ठीक? इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट आपका आ जाता है कि वर्ष वर्ष 1973 में मांसाहारी भोजन नियंत्रण नियम बना। कब बना? तो 1973 में क्या बना? मांसाहारी भोजन नियंत्रण नियम बना, जो मांस के उत्पादन तथा गुणवत्ता एवं वितरण को नियंत्रित करता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका खाद्य पदार्थ के खराब होने का मुख्य कारण आर्द्रता होता है। आपको पता है अगर किसी चीज में किसी खाद्य पदार्थ है, कोई खाद्य पदार्थ है, अगर उसमें नमी है तो नमी होने की वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, ठीक? खाद्य पदार्थ और हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता है, जिससे ऑक्सीकरण की क्रिया रुकने के कारण खाद्य पदार्थ नहीं खराब होते हैं। तो आपके खाद्य पदार्थ खराब ना होने का कारण क्या होता है? खाद्य पदार्थ खराब ना होने के कारण ये होता है कि खाद्य पदार्थ और हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो संपर्क है ना, वो नहीं हो पाता है। तो इससे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। अगर ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो रही है, तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, वो खराब नहीं होगा। और आपको पता है कि खाद्य पदार्थ खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है? वो आपका आर्द्रता होता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि आईएसआई कारखाने में बनने वाले खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। आपने आईएसआई के बारे में भी पहले पढ़ा है। तो जो आईएसआई होता है, वो क्या करता है? तो वो आपके कारखाने में बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। जैसे आपने देखा एगमार्क, एगमार्क क्या करता है? तो जो हमारे खेती के खाद्य पदार्थ होते हैं, खेती वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता का मापन करता है। तो उसी तरह से जो आईएसआई होता है ना, ये कारखाने में बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मापन करता है, ठीक? अगला पॉइंट आ जाता है आपका कि सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थ को होने से खराब होने से बचाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सोडियम बेंजोएट होता है, जो ये एक संरक्षक होता है, जिसका हम प्रयोग क्यों करते हैं? तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अब इसमें सुरक्षा का कार्य कौन करता है? तो ये करता है आपका बेंजोइक अम्ल। तो किसका प्रयोग करते हैं? आपको ध्यान ये रखना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आप ध्यान ये रखेंगे कि इसमें से संरक्षक कौन है और संरक्षक का कार्यकर्ता कौन है? तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है? सोडियम बेंजोएट में जो बेंजोइक एसिड उपस्थित होता है ना, वो आपका कार्य करता है, खराब होने से बचाता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट पानी में घुलनशील है, जबकि बेंजोइक जो एसिड है, वो पानी में कम घुलनशील होता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका कि खेसारी दाल, अब चाहे खेसारी बोला जाए या केसारी बोला जाए, दोनों चीज़ें एक हैं, आपको चीज़ें वही याद रखनी हैं। खेसारी दाल का अधिक प्रयोग लेथरिज्म नामक रोग को पैदा करता है, जिससे पैरों का लकवा हो जाता है या टांगों का लकवा हो जाता है। यह जो बीमारी होती है ना, यह अधिकांशतः नर में होती है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि खेसारी दाल का अधिक प्रयोग करने से क्या होता है? लेथरिज्म नामक रोग होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि ये जो खेसारी दाल होता है, इसका मिश्रण किस में किया जाता है? या खेसारी दाल की मिलावट
किस दाल में की जाती है? आप कमेंट करके मुझे बताएँगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप जाके मिलावट वाला चैप्टर देखेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट, वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो क्या होता है, खेसारी दाल का अधिक प्रयोग करने से लैथरिज्म नामक रोग होता है और ये जो लैथरिज्म होता है इसका मतलब क्या होता है? तो ये पैरों का लकवा होता है, ठीक? फिर पुरानी दालों में मेटालिक नामक रसायन दाल के रंग को सुधारने के लिए मिलाया जाता है। तो दाल के रंग को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मेटालिक नामक पदार्थ का मिश्रण किया जाता है, ठीक? अगला पॉइंट है आपका ब्लांचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा की जाती है। अभी हमने कुकिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है। जब हम कुकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको इस टर्म से दर्शन करवाएँगे। वहाँ से आपकी इसके बारे में चर्चा होगी। तो अभी समझ लेते हैं ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा की जाती है, जिससे खाद्य पदार्थों में जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रक्रियाओं को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको गर्म पानी में या फिर किसमें गर्म पानी में किस मेथड से आप इसको खराब होने से बचाते हैं, तो वो ब्लांचिंग मेथड होता है। जब हम कुकिंग का पढ़ेंगे शायद से 1-2 क्लास बाद हम कुकिंग का ही पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लांचिंग क्या होता है, कुकिंग कितने प्रकार के होते हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक? अगला है आपका डिहाइड्रोफिजिंग विधि। माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला गड़बड़ हो गया है, तो आप चीज़ों को देखते हुए चलिएगा, हो सकता है मेरी वॉइस आपको सही से ना समझ में आ रही हो। तो चीज़ों को आप जो यहाँ पर लिखा गया है उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। डिहाइड्रोफिजिंग विधि यह निर्जलीकरण एवं फिजिंग की संयुक्त विधि होती है। क्या होती है? तो डिहाइड्रोफिजिंग विधि क्या होती है? तो यह निर्जलीकरण एवं फिजिंग की संयुक्त विधि होती है। सब्जियों एवं फलों को गर्म करके पहले पानी की मात्रा देखी जाती है, बाद में उसे फ्रिज में रखा जाता है। किसमें? फ्रीज़र में रखा जाता है, ठीक? अगला पॉइंट आपका है कि माँ का दूध यद्यप सर्वोत्तम होता है। आपको पता है कि माँ का दूध जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। परंतु विभिन्न पशुओं के दूध में गाय का दूध सर्वोत्तम एवं अनुकूल होता है। मतलब माँ का दूध तो सर्वोत्तम है, माँ के दूध से तो आप किसी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, माँ के दूध के बराबर किसी का दूध नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनमें जो गाय का दूध होता है वो सर्वोत्तम होता है और अनुकूल भी होता है। क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व की संरचना होती है ना, वो माँ के दूध के ही समान होती है, ठीक? गर्भावस्था के दौरान आयोडीन तथा जिंक जिस जैसे तत्वों का अधिक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में आपके जिंक और आयोडीन की माँग बढ़ जाती है। बच्चे को भी तो माँ के ही शरीर से मिलता है ना, ये सारी चीज़ें माँ के ही गर्भ से मिलती हैं ना उसको। तो गर्भावस्था में इन सारी चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है, डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कितना, क्योंकि हमें पढ़ना है आरडीए। तो हम आरडीए में देखेंगे कि कितनी आवश्यकता होती है आयोडीन की और जिंक या जो भी तत्व हैं तो उनकी कितनी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है आपका और लास्ट पॉइंट है कि दूध लौह तत्व का अच्छा साधन नहीं है, अतः माता को लौह तत्व अधिक देने के लिए हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा तथा चोकर रहित आटे का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको पता है कि माँ को क्या देना चाहिए? तो माँ को लौह तत्व और अधिक ये लौह तत्व देने के लिए आपको हरी सब्जियाँ, अंडे, चोकर आदि का प्रयोग अधिक करना चाहिए, ठीक? तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस की, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से हर पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आपने देखा कम से कम 15 से 20 पॉइंट दिए होंगे और ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। आपको कुछ तो एकदम से आपको याद ही होगा, जैसे लैथरिज़्म वगैरह हो गए, तो ये आपको याद ही होगा, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि खेसारी दाल की मिलावट किसमें की जाती है?
तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप चाहेंगे अभी खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में मिलावट, एक चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया था शायद से 4-6 दिन पहले, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप कमेंट करेंगे। ठीक? बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। हमारा जो फल और फल का पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ था वो हमने समाप्त कर लिया है। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हों चीज़ें, आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।